हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी हमारे देश के बिल्कुल बीच नागपुर की है। नागपुर में दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पर एक लड़की को कई लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस लड़की का नाम था मोनिका किरनापुरे। मोनिका किरनापुरे नागपुर में इंजीनियरिंग थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। वो नागपुर में ही राजश्रीताई मूलक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी और नागपुर के नंदनवन के एक हॉस्टल में रहती थी। उसके हॉस्टल से उसके कॉलेज की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो रोज़ाना वो पैदल ही अपने हॉस्टल से कॉलेज जाया करती थी। वो अक्सर अकेली ही कॉलेज जाती थी। तो जब वो अपने कॉलेज के लिए हॉस्टल से निकलती थी तो रास्ते में ही रोज़ाना अपने घर वालों से फ़ोन पे बात कर लिया करती थी। ये उसका डेली का रूटीन था। मार्च 2011 के दूसरे हफ्ते में कुछ लड़के उसे 2-3 दिन से ताड़ रहे थे। वो कितने बजे हॉस्टल से निकलती है, कितने बजे कॉलेज से हॉस्टल वापस आती है, कैसे कपड़े पहनती है, और इन सब के बीच उन लड़कों ने ये बात गौर की कि मोनिका हमेशा स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर कॉलेज जाती है। 2-3 दिन तक उसकी टाइमिंग का पता करने के बाद 10 मार्च 2011 को 11 बजे सुबह के टाइम जब वो अपने कॉलेज जा रही थी, रूटीन के मुताबिक स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था और वो मोबाइल फ़ोन से अपने घर वालों से बात कर रही थी। हॉस्टल से कुछ ही दूर वो पहुंची थी कि उसके पीछे कुछ लड़के बाइक से आए, उतरे और ताबड़तोड़ उस पर चाकू से कई वार कर दिए। अनगिनत चाकू उस लड़की को उन लड़कों द्वारा मारा जाता है और मोनिका को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये हमलावर इतने खतरनाक थे, इतने खूंखार थे, इतने भयानक लोग थे कि इन्होंने जो चाकू मोनिका को मारा था वो चाकू मोनिका के शरीर के अंदर जाकर हड्डियों में कुछ इस तरह से फंस गया कि जब उन्हीं कातिलों ने उस चाकू को बाहर निकालना चाहा, उसे निकालने की कोशिश की, तो वो चाकू निकला तक नहीं। और फाइनली मोनिका पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद वो हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक समझ आया तब तक वे लोग भाग चुके थे। कुछ लोग जो वहां मौजूद थे उन लोगों ने उस लड़की को देखा जो अब तक खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वहां के लोग मोनिका को उठाकर फौरन अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मोनिका को देखकर उसे मृत बताते हैं, यानी मुर्दा करार देते हैं। और इसी के साथ पूरे नागपुर शहर में कोहराम मच जाता है। एक लड़की जो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जिसके सरसरी तौर पर या ऊपरी तौर पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसी किसी लड़की को कोई भला इतने खतरनाक तरीके से क्यों मारेगा, ये जानना हर किसी के लिए बहुत बेचैन करने वाला था। पूरे नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग गुस्से में सड़क पर उतर आते हैं। पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जाती है और इस तरह से पूरे शहर में सनसनी दौड़ जाती है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जोरों शोर से शुरू कर दी और पुलिस ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर मोनिका से किसकी ऐसी दुश्मनी थी। पुलिस द्वारा मोनिका के घर वालों से पूछताछ की जाती है। उस जगह पर जहां मोनिका पर हमला किया गया था, उस जहां के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन वे लोग ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे थे उन हमलावरों के बारे में। मोनिका के दोस्तों से भी पूछा जाता है कि कहीं उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी या फिर कोई लड़का उससे छेड़छाड़ तो नहीं करता था, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता है। मोनिका की इस भयंकर हत्या से पूरा नागपुर कांप उठा था। हत्यारों की हिम्मत और उनके दुस्साहस ने लोगों को सुन कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस को हत्यारों के बारे में बताने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। अपना गुस्सा जताने के लिए पब्लिक सड़कों पर जरूर उतर आई थी। सबको खेद था, सबको न्याय चाहिए था और निशाना हमेशा की तरह पुलिस को बनाया जा रहा था। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि 3 अटैकर थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उनका चेहरा याद नहीं था। लगभग 15 बार मोनिका की पीठ पर चाकू मारा गया था और चाकू मोनिका की पीठ में छोड़ दिया गया था। इन सब चीज़ों से पुलिस अनुमान लगाती है कि पक्का ये हमलावर मजे हुए थे। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था। पूरा नागपुर शहर इस आग में जल रहा था। पुलिस मोनिका के हॉस्टल में भी पूछताछ करती है। मोनिका की हॉस्टल वाली सहेलियां कहती हैं कि मोनिका बहुत स्वीट थी, उसका किसी से भी कभी झगड़ा नहीं होता था। वो बहुत मिलनसार और शांत स्वभाव की लड़की थी। मोनिका के कॉलेज के दोस्तों और उसके टीचरों से भी बात की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर मोनिका से किसको नाराज़गी थी। बगैर किसी दुश्मनी के
या बिना किसी बदले के इस तरह की हत्या बीच सड़क पर होना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि लूटपाट जैसी कोई बात नहीं थी। तो पुलिस को दुश्मनी के अलावा कोई और कारण मोनिका की हत्या का नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस द्वारा सबसे पूछताछ करने में और ये सारी छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहे। उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। पुलिस ने अब तय किया कि मोनिका के मोबाइल फ़ोन की डिटेल चेक करेगी। मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए और उसको भी बहुत बारीकी से जांचा गया। उसके फ़ोन के एक एक नंबर को स्कैन किया गया कि किन किन नंबरों से मोनिका की लगातार बातचीत होती रही है। उन नंबरों के बारे में पुलिस ने पता लगाया, उन व्यक्तियों से फ़ोन करके पूछा जिनके नंबर मोनिका के मोबाइल फ़ोन में थे कि वो मोनिका को कैसे जानते हैं, उनके बीच क्या क्या बातचीत होती है। और धीरे धीरे सारे नंबर फिल्टर होते चले गए और कोई ऐसा आदमी मोनिका के कॉल लिस्ट में नहीं था जिससे मोनिका के साथ कोई नाराज़गी या दुश्मनी जैसी कोई बात पुलिस को समझ में आई हो। अब ये मामला पुलिस के लिए लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा था। उसकी वजह यह थी कि दुश्मनी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लूटपाट जैसा कोई मोटिव नहीं था, मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग कर ली गई, उसमें भी कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आया था। तो पुलिस बहुत कंफ्यूज थी। अब पुलिस ने तय किया कि वो शहर के पुराने बदमाशों से पूछताछ करेगी और साथ ही जहां ये घटना हुई थी वहां पर मौजूद मोबाइल फ़ोन्स और जिस हॉस्टल में मोनिका रहती थी वहां पर रहने वाली दूसरी लड़कियों के मोबाइल फ़ोन्स की भी पुलिस जांच करेगी। और यह सब कुछ पुलिस बहुत गोपनीय तरीके से कर रही थी। सभी हिस्ट्री शीटरों को उठाकर तोड़कर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया था। दूसरी ओर पुलिस ने यह तय किया कि वो उस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में भी पता करेगी और उनके मोबाइल फ़ोन्स की भी स्कैनिंग की जाएगी, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए जाएंगे और ये देखने समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई दूसरी लड़की का इस मामले से कुछ लेना देना तो नहीं है। और पुलिस ने इस कोशिश में उस हॉस्टल में जितनी लड़कियां थीं उन सारी लड़कियों के मोबाइल नंबर लेकर उनके मोबाइल फ़ोन को स्कैन करना शुरू कर दिया। और जैसा कि होता है, एक एक लड़की के साथ सैकड़ों लोगों की बातचीत होती थी, घर वालों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, किसी के अपने बॉयफ्रेंड से बात होती है, कोई कहीं इन्वॉल्व था तो कोई कहीं। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी पुलिस ये सब कर रही थी क्योंकि पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और इसी कड़ी में पुलिस उसी हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियों से भी पूछताछ कर रही थी। लड़कियां कई बार खुलकर किसी दूसरे के अलावा लड़कियों से ही अपने बारे में कुछ बता सकती हैं और किसी पुरुष की पूछताछ में लड़कियां उतनी फ्री नहीं हो पाती जितना कि लड़कियां लड़कियों से होती हैं। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सविता था, ये बदला हुआ नाम है, उसने एक लेडी पुलिस सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के दौरान एक अजीब सी बात बताई। सविता ने लेडी पुलिस को ये बताया कि उसी के हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की के बारे में एक लड़का उससे लगातार पूछता रहता है और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता रहता है। उस लड़की का नाम पुलिस ने गुप्त रखा और उस लड़की के बारे में किसी भी दूसरे शख्स को जानकारी नहीं दी गई। अब सविता ये बता रही थी कि जो वो लड़का है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और वो इस लड़की के बारे में लगातार पूछता रहता है कि वो लड़की कब हॉस्टल से निकलती है, कब हॉस्टल में वापस आती है, किसके साथ उठती बैठती है, क्या खाती है, क्या पहनती है। और सविता का ये कहना है कि मैं पहले उस लड़के से इतनी सारी जानकारी शेयर करने में बच रही थी, उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी मजबूरी मुझे बताई और ये कहा कि जिस लड़की के बारे में वो पूछताछ कर रहा है दरअसल उस लड़की ने 14,000 रुपये उस लड़के से ले रखा है और अब वो लड़की ये रुपये नहीं लौटा रही है, इसलिए वो उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और थोड़ा सा उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताकि किसी रोज़ उससे आमने सामने बात करके वो अपने 14,000 रुपये उस लड़की से निकलवा सके। तो कुल मिलाकर जो लड़का ये जानकारी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के बारे में ले रहा था, उसने एक कहानी उसी हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की सविता को सुनाई थी और सविता इस बात से रजामंद थी। वो उस लड़के को इस लड़की के बारे में जो हॉस्टल में ही उसकी साथी थी जानकारी दिया करती थी। अब पुलिस को जब ये बात पता चली तब पुलिस ने ये तय किया कि अब पुलिस उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करेगी। जब उस लड़के के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तब पता चला कि वो महाराष्ट्र के ही एक दूसरे टाउन कटोल में रहने वाला एक इंग्लिश स्कूल का टीचर है जिसका नाम कुणाल जायसवाल है
और कुणाल जायसवाल उसी नंदनवन गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के बारे में पूछता रहता है। कुणाल के पिता कटोल में ही एक होटल चलाते हैं। पुलिस ने अब कुणाल को उठाया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ शुरू करने के साथ साथ पुलिस को कुछ और भी लड़कों के बारे में पता चला जिनसे कई लड़कियों की बातचीत होती थी। कुछ ऐसे लड़के भी मिले जिनके साथ कुणाल की भी बातचीत होती थी। तो पुलिस ने कुणाल को और कुणाल के कनेक्शन वाले कुछ और लड़कों को उठाया और उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन जिन 2-3 लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की, उन सारे लड़कों ने पुलिस को ये बताया और कहा कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। और कुणाल ने ये बताया कि चूंकि वो लड़की जो उसी हॉस्टल में रहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे 14,000 रुपये ले चुकी है और इन दिनों थोड़ा सा वो उसे इग्नोर कर रही है, तो मैं उसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। कुणाल ने इस मर्डर केस से खुद का कोई भी लेना देना नहीं बताया और एविडेंस के तौर पर उसने बताया कि जब हत्या हुई तब वो नागपुर में था ही नहीं। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को चेक किया तो पुलिस ने देखा कि वाकई में कुणाल सच बोल रहा है, क्योंकि जिस रोज़ यानी 10 मार्च 2011 को हत्या हुई थी उस रोज़ कुणाल नागपुर नहीं बल्कि कटोल में था। हालांकि उसके बाद कुणाल नागपुर आता जाता रहा था, ये भी सच था। तो कुणाल की बातें फौरी तौर पर पुलिस को सही लगी और पुलिस ने कुणाल को उस समय जाने दिया। लेकिन पुलिस ने इसी सिलसिले में कुणाल के अलावा जो कुछ और लड़कों से पूछताछ कर रही थी, उसी सिलसिले में पुलिस ने एक और लड़के को पकड़ा जिसका नाम था श्रीकांत सोनेकर। श्रीकांत सोनेकर गुटकेश्वर का रहने वाला था और वो एक हिस्ट्री शीटर था। इत्तेफाक से श्रीकांत सोनेकर से भी कुणाल की बातचीत होती रहती थी और श्रीकांत सोनेकर क्रिमिनल बैकग्राउंड का लड़का था। इस पर कुछ इल्ज़ाम थे चोरी और लूटपाट के, मतलब ये एक छोटा मोटा अपराधी था। श्रीकांत सोनेकर को जब पुलिस ने उठाया और उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। श्रीकांत ने बताया कि इस कत्ल के पीछे उसका हाथ है और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके अलावा प्रदीप सहारे नाम के एक और लड़के का भी हाथ है और एक और लड़का उमेश मराठे भी है, वो भी इस कांड में शामिल था। और श्रीकांत ने सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड यानी किंग कोई और नहीं बल्कि वही कुणाल जायसवाल है जिससे पुलिस पहले भी पूछताछ कर चुकी है। ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पुलिस कुणाल से पूछताछ करके सहमत हो चुकी थी कि उसका इस हत्याकांड में कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कुणाल जिस लड़की के बारे में पूछताछ करता था वो लड़की उसी हॉस्टल में रहने वाली थी और कुणाल की पुरानी जानकार भी थी। तो एक तरह से कुणाल को पुलिस अपनी सस्पेक्ट की लिस्ट से निकाल चुकी थी। मगर श्रीकांत सोनेकर, जो कुणाल का ही एक जानने वाला एक साझीदार था, वो ये बता रहा था कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कुणाल ही है। अब पुलिस ने दोबारा कुणाल को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की और उसे बताया कि हमने श्रीकांत को पकड़ लिया है और उसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है, तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय सच बताने के, तो अब तुम हमें सच सच सब कुछ बताओ। तुमने हमें बहुत गुमराह कर लिया, अब और नहीं। पुलिस ने जब एविडेंस के साथ और उसी हत्याकांड में शामिल एक दूसरे व्यक्ति के साथ कुणाल से और बाकी लड़कों से पूछताछ की तब उन्हें मानना पड़ा कि इस मर्डर कांड में इन्हीं लोगों का हाथ है। मगर साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि उनकी मोनिका किरनापुरी से दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी और वो मोनिका को जानते तक नहीं थे। अब सवाल ये है कि वो मोनिका को जानते तक नहीं थे तो उन्होंने मोनिका का कत्ल कैसे किया। ये बात बहुत अजीब है और चौंकाने वाली भी है। पुलिस बिल्कुल घनचक्कर हो चुकी थी। जब पुलिस इस बात की तह में गई तब पुलिस को पता चला कि सविता नाम की जिस लड़की से कुणाल अक्सर बातचीत किया करता था और उसी के हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की के बारे में पूछताछ किया करता था, वो लड़की कुणाल की जानकार थी। 10 मार्च को हुआ ये कि कुणाल ने हमेशा की तरह सविता को फ़ोन किया और उस लड़की के बारे में पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। तो सविता ने बताया कि वो अब से कुछ देर पहले हॉस्टल से बाहर निकली है, शायद कॉलेज जाने के लिए। और जैसे ही सविता ने ये बात कुणाल को बताई, उसने बातचीत ख़त्म कर दी और फ़ोन रख दिया। और फ़ोन रखने के बाद कुणाल ने उन लड़कों को फ़ोन किया जिन लोगों के साथ वो पहले ही साजिश रचकर तैयार था उस लड़की को टारगेट करने के लिए, जिस लड़की के बारे में वो पूछताछ कर रहा था। कुणाल ने उस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहले से घात लगाकर मौजूद 3 से 4 किलर्स को, जो सुपारी किलर्स थे, उनको ये बताया था कि हॉस्टल से एक लड़की निकल रही है।
पैदल ही जा रही है। उसका हुलिया वगैरह सब कुछ उन्हें बता दिया था। वो लड़के जिस लड़की को अपना टारगेट समझ रहे थे वो लड़की थी ही नहीं जिसे कुणाल मरवाना चाह रहा था, बल्कि वो मोनिका किरनापुरे थी। टाइमिंग सेम और चेहरे पे दुपट्टा बंधा हुआ होने की वजह से वो किलर्स मोनिका को ही वो लड़की समझ बैठे जिसे उन्हें मारना था। अब जब कुणाल ने ये फ़ोन किया उन किलर्स को तो वे लोग वहीं पर मौजूद थे और नशे में धुत थे। उन्होंने जब उस लड़की यानी मोनिका को देखा तो वो लोग पीछे से आए और पीछे से ही मोनिका को पकड़ा और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। 10 मार्च 2011 के दिन सुबह 11 बजे उन हत्यारों ने बीच सड़क पर मोनिका को मौत के घाट उतार दिया। बाद में कुणाल ने और बाकी सारे लोगों ने जो इस मर्डर की साजिश में शामिल थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया है, क्योंकि मोनिका से ना तो उनकी कोई दुश्मनी थी, ना ये मोनिका को जानते थे, ना ही उनका इस लड़की से कोई लेना देना था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की जान तो अब जा चुकी थी। कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। ये सारे लोग धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो गए। पहली पूछताछ के बाद कुणाल जायसवाल भी छुप गया था। उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाद में पुलिस ने एफर्ट डाला। एफर्ट डालने के बाद कुणाल, प्रदीप सहारे और उसके बाद उसके बाकी साथियों को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई उस कहानी को सुनकर ये बात समझ में आ गई कि कुणाल और उसके ग्रुप के लड़के उसी हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की का मर्डर करना चाहते थे और गलती से उन कातिलों ने मोनिका को ही कुणाल का दुश्मन समझ लिया और मोनिका को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। जबकि हकीकत यह थी कि जिस लड़की का कत्ल वो करना चाहते थे वो लड़की सुबह 9 बजे ही हॉस्टल से निकलकर अपने कॉलेज जा चुकी थी। सविता को इसके बारे में पता था, लेकिन जब सविता ने कुणाल से कहा था कि वो कुछ देर पहले कॉलेज से निकली है तो सविता का कहने का मतलब ये था यानी 2 घंटे पहले। उसको लग रहा था कि हाँ 9 साढ़े 9 बजे यानी कुछ देर पहले ही वो गई है, इसलिए उसने ऐसे ही लापरवाही से बोल दिया था। और कुणाल ने जब कुछ देर पहले सुना तो समझा कि बस कुछ मिनटों पहले ही। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये हुआ था। टाइमिंग के फेर की वजह से जिस लड़की का मर्डर होना था उस लड़की की तो जान बच गई, लेकिन दूसरी लड़की मोनिका किरनापुरे की हत्या हो गई जो बिल्कुल बेगुनाह थी। उसका कुणाल से और उन 14,000 रुपयों से कुछ लेना देना नहीं था। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक, अफसोसनाक कहानी थी जिसमें एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था वो मारी गई। अब सवाल ये था कि कुणाल उस लड़की का कत्ल क्यों करना चाहता था। दरअसल वो लड़की कुणाल से एक मैरिज पार्टी के दौरान कुछ समय पहले मिली थी और कुणाल के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन इन्हीं बीच उस लड़की को कुणाल की कुछ बातों से आपत्ति हुई। उसका दिल टूट गया। वो कुणाल को इग्नोर करने लगी थी और इस लड़की ने अपने ही साथ रहने वाली एक दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दी थी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो इन्वॉल्व हो गई। और इसी बात से गुस्सा होकर कुणाल ने उस लड़की को मारने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया है उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसने ये मर्डर करवाने के लिए उन सुपारी किलर्स को दिए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस लड़की को वो मरवाना चाहता था उसके बजाय किसी और लड़की को मार दिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर इस मामले में कोर्ट में पैरवी करने के लिए महाराष्ट्र के टॉप के लॉयर जो अब रिटायर हो चुके हैं, उज्ज्वल निकम, उनको अपॉइंट किया गया और उज्ज्वल निगम से ये कहा गया कि आप इस मामले की पैरवी करिए और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। उज्ज्वल निगम ने कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त पैरवी की और इन गुनहगारों को तो दोषी बताया ही, कुणाल को बताया कि वो खून का प्यासा और सेक्स मैनियक था, जो एक दरिंदा था, जो एक लड़की को जिसने उससे किसी भी वजह से ब्रेकअप कर लिया था उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, वो उसकी हत्या करना चाहता था। तो ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उसके साथ जिन लोगों ने बेगुनाह लड़की की हत्या की उन्हें भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी दलील रखी, लेकिन कोर्ट ने सारी चीज़ों को सुनने के बाद 3 जून 2015 को कुणाल जायसवाल, उमेश मराठे, प्रदीप सहारे, श्रीकांत सोनेकर और कुछ एक और लोगों को इस मामले में जो इन्वॉल्व थे उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ये मामला आज भी नागपुर के लोगों के मन में ताज़ा है, हालांकि इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। ये कत्ल सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ था।
जो लड़की बिल्कुल निर्दोष बेगुनाह थी, उसे दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तो मोनिका किरणापुरे की यह कहानी ऐसे ही केस की है जिसमें देशवासियों का आक्रोश खुलकर सामने आया था। देश के इस क्रांतिकारी जोश ने सरकार और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था, जो अब अक्सर कई अपराध के बाद दिखाई देता है। पर बड़े दुख और चिंता की बात यह है कि न्याय के लिए आवाज़ जुर्म होने के बाद ही क्यों दी जाती है। जुर्म होते होते पीड़ित की आवाज़ को खामोशी क्यों निगल जाती है। सविता की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बेगुनाह और मासूम किरणापुरे मारी गई। अगर उसने थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होती तो आज मोनिका हमारे बीच होती। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ, मगर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही किसी क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।